जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और औक़ाफ़ के मैटर में हमने आपसे बात की, आपने इतनी रिस्पांस दी है कि वो महाराष्ट्र में नहीं देश में उसकी आवाज़ गूंजी। हकीकत है, ये आपकी मैं बहुत तारीफ नहीं कर रहा हूँ। क्यों, वजह क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह क्या थी कि आप लोगों ने जब अखबारों में ये सब बातें छापी है, वो गई है और न्यूज़ नेट पर भी लोगों ने देखा है, तो हमको अलग अलग स्टेट से लोगों के फ़ोन भी आए। वजह ये थी कि उन्होंने ये कहा कि देखिए 95 एक्ट जो वक्फ एक्ट था पहला मरा था, मगर ये सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों अरबों रुपये। अब हमको लगता है कि कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट से इन्होंने सांसबाज कर ली है, या तो इलेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लफड़ा किया है, या जैसा पहली गवर्नमेंट ने ले दे के सब मामला किया था, इन्होंने भी ले देने के सब पूरा करोड़ों अरबों रुपये ले जाके दिया, साहब ज़रा रोक लो, हमारे को बचाओ साहब, हमारे को बचाओ साहब। अब एडवोकेट आसिफ जो कुरैशी है वो बोलता मैं सीएम का क्लासमेट हूँ, मैं उसका साथी हूँ, और उसको डायरेक्ट बोलता है कि मेरे को कुछ एफआईआर होने वाला नहीं। उसको डिस्क्वालीफाई के लिए ऑर्डर निकला था, 2 लोगों पर हमने डिस्क्वालीफाई किए थे। मौलाना उस्तानी का डिस्क्वालीफाई हो गया है और ये आसिफ कुरैशी का नहीं होता। हमने जाकर पूछा क्यों, मुख्यमंत्री से ठहरो, क्यों ठहरो, सब कुछ है, क्लियर हो गया। वो आदमी जाके बाहर ऐसा बोलता है कि नहीं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसा कौन सी बात है। तो मुख्यमंत्री उसको पूरी तरीके से बचा रहे। मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की हमारी आपकी ये है कि सीएम जो कांग्रेस का आदमी था, कांग्रेस से लड़ता था, सारी बातें कांग्रेस की थी, आज वो बीजेपी वालों को इतना नजदीक कैसा हो गया, क्योंकि नागपुर का है, उनका क्लासमेट है। या तो इलेक्शन का उनका गठबंधन हो रहा है या फिर लेने देने का उनका गठबंधन हो गया। आज भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये 18/9 जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो डेट दे रहा हूँ, 14/9 24/9 को इसकी वहाँ पर हियरिंग हो गई है और उसको 3 दिन के अंदर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। एक को कर दिए और एक को नहीं। सीएम सालों से महाराष्ट्र राज्य में जो वक्फ संपत्ति है, जो 1 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है, उसके लिए काम कर रही है। और जो वक्त की गई थी वो इसलिए की गई थी, वक्त संपत्ति दान इसलिए की गई थी कि उससे मुस्लिमों का योगदान, उसमें जो उत्थान हो, बेवा हो, यतीमों को काम बढ़े, उनके शिक्षण में काम आ सके। लेकिन अफसोस कहना पड़ता है कि प्रॉपर्टी इतनी होने के बावजूद भी उससे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। उसका नुकसान ये है कि ज़्यादातर लोग हमारे लोगों ने कब्जा किया है, हमारे लोगों ने उसको बेचा है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हमने इस सिलसिले में काफ़ी घुमा, पूरा महाराष्ट्र का दौरे किया, लोगों में जन जागरूकता निर्माण की, वक्त प्रॉपर्टी है उसके बारे में आप गवर्नमेंट कीजिए, कब्जा हटाइए, नाजायज़ कब्जा हटाइए। इसमें सबसे पहले हमने राज्य के राज्यपाल से मुलाकात की कि प्रॉपर्टी के बारे में कहाँ कितनी है, रिकॉर्ड मालूम नहीं है। हम बोलते 90 एकड़ 1 लाख एकड़, लेकिन है कहाँ, कोई खबर ही नहीं उसकी। तो हमारे बोलने पर राज्यपाल ने फिर महाराष्ट्र में वक्त प्रॉपर्टी का दूसरा सर्वेक्षण शुरू किया। फिर इसके बाद हम जो है कुछ दिनों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री से मिले, उनसे पूरा बताया कि स्थिति क्या है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो है, यानी पूरा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड है, उसमें सिर्फ 41 लोग काम कर रहे हैं, 39 लोग काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड है, पूरे महाराष्ट्र का लोग उसके ऊपर है, उसमें से तो 10-11 प्यून है, तो वहाँ आदमी नहीं काम करने वाले, लोग ठिकाने में रहते नहीं। सीईओ जो है, सीईओ आपका मुस्तकिल नहीं है, परमानेंट सीईओ नहीं होने की वजह से लोगों को पूरे राज्य से आना पड़ता, 3 दिन ठहरना पड़ता है। हमने इसके संदर्भ में बात की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जल्द ही आपके जितने हमें निवेदन दिए थे कि हर 6 डिवीजन हमने ऑफिस की मांग की थी, ताकि लोगों को नागपुर, विदर्भा, मुंबई वगैरह काम हो जाएगा, मुख्यमंत्री हम दे देंगे। तो वहाँ ग्रांट नहीं है। सर्वे जो सेकंड सर्वे हो रहा है वो सही ढंग का नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, फिर भी हम उसमें कामयाब हुए हैं। दूसरा ये है कि एफआईआर जो दाखिल नहीं हुए, जब हमने गवर्नमेंट ने एफआईआर जो दाखिल की थी इन लोगों के ऊपर, 4 महीने हो गए, उनको जानबूझ के मौका दिया गया है। 6 लोगों के नाम बोलो ना। 6 लोगों के जो नाम है उसमें एक जो परभनी का MLC है बाबा जानी दुर्रानी उसका नाम है, दूसरा हबीब फ़की है, जालने का सैयद जमील है, मौलाना गुलाम उस्तानवी है, ऐनुल अख्तार है उसके अंदर, और अजीज़ अहमद बोल करके हैं। ये जो 7 लोग हैं इन पे एफआईआर दाखिल करो, गवर्नमेंट जानबूझ के कर नहीं रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, हम भी उसमें इंटरफेयर हुए हैं। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है। तीसरा ये है कि परमानेंट सीओ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो सीओ आके बैठता नहीं है, उससे हमारी प्रॉपर्टीज को बहुत नुकसान हो रहा है। ये मेन 3 इशू आज हमारे। सीएम ने क्या आश्वासन दिया आपको? सीएम ने हमको ये कहा था कि मैं सब पूरा करूँगा। इवन सीएम ने हमको वो जो सपोर्ट किया था उसके फाइल पर सीएम ने दस्तखत किया कि इनके ऊपर एफआईआर दाखिल करो, और अब ना जाने
सीएम से उनका क्या तालमेल हो गया कि सीएम ही उनको बचा रहा है। तो कोर्ट के आदेश के बाद में भी आपकी जो है कंप्लेन वगैरह जो तो दर्ज नहीं हो पा रही है? हाँ, अभी कोर्ट क्योंकि इंटरिम ऑर्डर है, इसके लिए कहीं कुछ हमको अभी दाद नहीं मिल रही है। जैसे ही ये निकल जाएंगी हम इन सबको हथकड़िया बनाएंगे। कौन से मामले में सीएम ने ऑर्डर करे थे कि इनके ऊपर गुने दाखिल करे जाए? ये देखिए, एक तो नागपुर की जो जमीन है 288 प्लाट जो बेचे गए थे उसके बारे में एक मौलाना गुलाम उस्तानवी ने जो 32-33 एकड़ जमीन अहमदनगर की इलीगल तरीके से अपने पास ली थी, जो बाबा जानी और हबीब फकी ने एक जमीन जो यहाँ दिगलोर के ऊपर है, हैदराबाद निज़ामाबाद रोड के ऊपर हाईवे पर बहुत बड़ी प्लॉटिंग हुई, वो बेचे थे। तो ऐसे जो मजबूत पॉइंट थे जिसके ऊपर इंक्वायरी हुई, प्रिंसिपल सीनियर आईएएस ऑफिसर ने इंक्वायरी किया, इनको दोषी करार दिया। दोषी करार देने के बाद ही एफआईआर आई और इनके ऊपर कार्रवाई की। ये इंक्वायरी कब बैठी थी और इसका ऑर्डर कब निकला? देखिए, इंक्वायरी बैठी थी, हम पिछले अधिवेशन नागपुर में सीएम के पास ये सब कंप्लेंट लेके गए थे, उसी वक्त उन्होंने ऑर्डर किया था। 1 साल हो रहा है, 1 साल से कंटिन्यू ये इंक्वायरी चालू थी और पूरी इंक्वायरी होने के बाद उसको 8-9 महीने लगे। 8-9 महीने के बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सीएम को रिपोर्ट दिया कि बिल्कुल ये सबके सब दोषी है, मुजरिम है, और सीएम ने उसके ऊपर सिग्नेचर। अभी तो सीओ है नहीं ना फुल टाइम? सीओ नहीं है, सीओ नहीं है। हम वही सीओ की कहते हैं, पहले से हम डिमांड कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट जानबूझ करके परमानेंट सीओ हमको देना नहीं चाहती है। तो इसमें जानबूझकर ऐसा सरकार किसी को बचाने का जो है तो कुछ इसमें रोल निभा रही है क्या? पूरा हमारा आरोप है कि सरकार क्या, मुख्यमंत्री, हम तो सरकार के बजाय हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री बचाना चाह रहे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं? आसिफ कुरैशी नाम का एक आदमी है नागपुर का, जिसने 288 प्लाट बेचा है, जो बोलता है कि मैं मुख्यमंत्री का क्लास फेलो हूँ। और आपने तो सर्वेक्षण जो किया वो किसने किया था? सर्वेक्षण गवर्नमेंट ने ऑर्डर की थी इसकी, खड़से साहब के जमाने में ऑर्डर निकला था और अभी वो सर्वे हो रहा है, अभी खत्म होने जा रहा है। उसको बोर्ड ने मदद करना चाहिए था, नहीं किया। वो तहरीक औकाफ ने उनको मदद की। कौन सी जगह के सर्वेक्षण? हाँ, पायलट प्रोजेक्ट बोल करके एक पूना और एक परभनी। दोनों में कितना फर्क नजर आया? दोनों में पूना में तो हमको बहुत सक्सेस मिला, परभनी में उतना जिस तरीके से कलेक्टर ने या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और सिटी सर्वे के लोगों ने करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, नहीं करने थे। कुछ गुंडे जो माफिया प्रॉपर्टी पे बैठे हैं वो मोचने के लिए आने नहीं देते हैं और पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिलता है। और बाकी की प्रॉपर्टी का कब होगा? ये दोनों पायलट प्रोजेक्ट होती साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, उसी बेसिस पे पूरे महाराष्ट्र में। और ये कौन करता है सर्वे? ये सर्वे, ये जो सेटलमेंट कमिश्नर होता है सर्वे करने वाला, उसके अंडर में होता है सर्वे नहीं, SLR नहीं, सर्वे सेटलमेंट कमिश्नर और वो और कलेक्टर, ये दोनों मिलकर के सब तहसीलदारों को, डिप्टी कलेक्टर को ऑर्डर्स करते हैं और वो घर घर जाकर के आपके जो 3 प्रमुख जो आरोप है, 3 प्रमुख आरोप ये है कि नंबर 1 ये कि जो एफआईआर दाखिल हुए थे हमारे, वो गवर्नमेंट उसको बचा रही है, उन लोगों पे एफआईआर होने नहीं दे रही है। दूसरा आरोप हमारा ये है कि जो सर्वे हो रहा है, जिस तरीके की डायरेक्शन दिए गए थे उस डायरेक्शन पे सर्वे हो नहीं रहा है, मगर फिर भी हम उसमें कामयाब है। और तीसरा, परमानेंट सीओ नहीं दिया जा रहा है। तो इसके आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि आप? इसके आगे हमारी प्लानिंग है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, मगर अभी हम इतना हमारा आंदोलन तेज कर देने वाले हैं कि हम जो बोर्ड के मेंबर हैं, उन लोगों का घेराव करने वाले हैं, उन लोगों के घरों पे जाकर के घेराव करने वाले हैं, इनको चलने फिरने देने वाले नहीं है। और गवर्नमेंट के खिलाफ जहाँ जहाँ जैसे जैसे धरने हो वो हम वो काम करने